जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने सब टीवी पर 2006 में आने वाले सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट का जिक्र किया था। उस सीरियल से कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत और कैडेट नैना सिंह आलूवालिया की जोड़ी ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। पर बहुत से लोगों के दिल तब टूट गए जब कैप्टन राजवीर को एक बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार दिखाकर उनके किरदार को खत्म कर दिया गया। इतनी अच्छी जोड़ी का ऐसा अंत बहुतों को नागवार गुजरा, पर कोई कर भी क्या सकता था। खैर, ये तो बीते दिनों की बातें हो गई, पर इतने सालों बाद भी कभी कभी मन में आ ही जाता है कि इतनी अच्छी जोड़ी का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने चैनल पर इनकी जोड़ी की कहानी को अपने नजरिए से आगे बढ़ाया है। मेरी कहानी सीरियल के एपिसोड 208 के बाद से शुरू होगी, जहां पर कैप्टन राजवीर का एक्सीडेंट हो गया था और उनके किरदार को खत्म कर दिया गया था। मेरी कहानी का नाम है चाहा था तुझको, चाहेंगे तुझको। आई होप कि आपको मेरी इमेजिनेशन पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला एपिसोड। आग की लपटों में झुलसती कैप्टन राजवीर की जीप शायद पूजा, आलेख, यूडी, अली, हुड्डा और नैना की जिंदगी का सबसे भयानक नजारा था। एक जोरदार धमाका हुआ था और उसके साथ ही मानो सब थम सा गया था। कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत की जीप ब्लास्ट हो चुकी थी। उस ब्लास्ट ने नैना को सन्न कर दिया था। एक पल में उसकी आंखों के सामने राजवीर से हुई पहली मुलाकात से लेकर उनके साथ बिताया हर पल गुजर गया था। तभी एक बार फिर उस धमाके की आवाज दोबारा से उसके कानों में गूंज गई, जिससे उसकी चीख निकल गई और वो अपनी सोच से बाहर आ गई। होश में आते ही नैना राजवीर राजवीर पुकारते हुए बिना सोचे समझे खाई की तरफ भागने लगी। उसे ऐसे हाल में देखकर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर वो उस वक्त एकदम बेकाबू थी। तभी वहां दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई, पर नैना को किसी चीज की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी जान की भी नहीं। वो तो बस किसी भी हाल में अपने कैप्टन राजवीर के पास पहुंचना चाहती थी। तभी नैना को रोकने की कोशिश करते हुड्डा की नजर नैना को अपनी गोली का निशाना बनाते एक आदमी पर पड़ी। उसने बिना वक्त गवाए नैना को पीछे से ढक लिया और लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां उसे आकर लगी और वो वहीं गिर पड़ा। हुड्डा की ऐसी हालत देखकर सब हड़बड़ा गए और उसके पास आकर उसे संभालने लगे, पर तब तक हुड्डा बेहोश हो चुका था। जैसे तैसे करके आलेख और अली हुड्डा को एकेडमी में ले आए। वहीं पूजा और यूडी अपनी सुध-बुध खो बैठी नैना को भी संभालते हुए एकेडमी में वापस ले आए। हुड्डा की ऐसी हालत देखकर तुरंत ही उसकी सर्जरी शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी थी, पर सबसे बड़ा शून्य राजवीर की गैर मौजूदगी ने पैदा किया था। एक तरफ हुड्डा की सर्जरी चल रही थी, वहीं नैना की हालत भी ठीक नहीं थी। पूजा उसे लेकर रूम में आ गई थी और गुमसुम बैठी नैना के सर पर हाथ फेरने लगी और भरे गले से बोली, नैना, खुद को संभाल। मैं जानती हूँ कैप्टन राजवीर का इस तरह से तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए कट जाने से तुझे बहुत धक्का लगा है, और यकीन मान, हम सब भी बहुत दुखी हैं। पर अगर तू ऐसे एयरप्लेन मोड पर चली जाएगी तो आने वाली प्रॉब्लम्स से हम कैसे डील कर पाएंगे। मेजर नायन न जाने अब हमारे साथ क्या करेगा। पूजा नैना को समझाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर नैना, वो तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में थी। वो लोग अपने रूम में थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस दस्तक से पूजा सहम गई और उसने सोचा कि कहीं कोई और मुसीबत तो उन पर नहीं आ गई। फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही इसकी जान में जान आई, क्योंकि उसके सामने अली खड़ा था। अली ने एक नजर कमरे में गुमसुम बैठी नैना पर डाली और कहा, हुड्डा भाई की सर्जरी कामयाब रही, अब वो खतरे से बाहर है। अली की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आई और जिन आंसुओं को उसने रोक रखा था उन्होंने उसकी आंखों से अपना रास्ता बना ही लिया। पूजा भागते हुए नैना के पास आई और बोली, नैना, सुना तूने? हुड्डा खतरे से बाहर है, वो ठीक है।
पर नैना तो जैसे बेजान सी हो गई थी। न किसी बात की खुशी आंखों में थी और न कोई गम। अगर था तो बस एक खालीपन। उसकी हालत सभी समझ रहे थे, पर कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंधेरा हो गया था और लाइट्स आउट का भी टाइम हो गया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में पूजा सो चुकी थी, पर नैना, उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों में एक सूनापन था। नैना कमरे से बाहर निकली। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। उसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। वो बस चलती जा रही थी। अचानक उसके कदम कैप्टन राजवीर के कमरे के आगे रुक गए। आज कैप्टन राजवीर के कमरे की तलाशी ली गई थी, इस वजह से उनका कमरा लॉक नहीं था। नैना धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, राजवीर की यादों की खुशबू उसके चेहरे को छूकर चली गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, मेज पर रखी डायरी और वो कुर्सी जिस पर राजवीर अक्सर बैठा करता था, हर चीज उस इंसान की गवाही दे रही थी जो उस कमरे में कभी जिया करता था। नैना ने चुपचाप साइड टेबल पर रखी राजवीर की तस्वीर उठाई और उसे जमीन पर लेकर बैठ गई। कुछ लम्हों तक उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी। इतने वक्त से जो आंसू सूखे हुए थे, आज राजवीर की तस्वीर के सामने बहने से खुद को रोक नहीं पाए और छलकने लगे। नैना ने कांपते होठों से कहा, सब कहते हैं कि आप नहीं रहे, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेरे दिल को आज भी आपके होने का एहसास है और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन ज़रूर लौट कर आएंगे। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं आपको कभी ये बता ही नहीं सकी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है और आज मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरे लिए क्या थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी से जिंदगी ही चली गई हो। पर तभी उसे अपने अंदर एक अलग सा विश्वास महसूस हुआ, मानो राजवीर की तस्वीर उसे हमेशा की तरह भटकने से रोक रही हो, जैसे कि कैप्टन राजवीर रोका करते थे। नैना ने अपने आंसू पोंछे और एक भरोसे के साथ खड़ी होते हुए बोली, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, आपको वापस लाऊंगी। आज से आपके सपने, आपके फ़र्ज़ मेरी ज़िंदगी का मकसद हैं। आप मुझे एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे ना, तो मैं बनूंगी। आपका और भैया का सम्मान फिर से हासिल करूंगी। आपकी हर जिम्मेदारी अब मेरी है, जिसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब आप लौटें तो आपको मुझसे कोई शिकायत हो। ये वादा रहा। नैना के उस दुख में भी एक संकल्प जन्म ले रहा था। अब वो टूटना नहीं चाहती थी। अब वो खुद को राजवीर के सपनों का हिस्सा बनाना चाहती थी। नैना ने राजवीर की तस्वीर को वापस टेबल पर रखा और कुछ पल बाद वो कमरे से बाहर निकल गई। पीछे रह गई तो बस एक तस्वीर और एक अधूरी मोहब्बत। वहीं दूसरी तरफ हमारी नज़र एक घर पर पड़ी, जिसका हर कोना जैसे रो रहा था। घर के हॉल में राजवीर की तस्वीर पकड़े बैठी थी उसकी माँ, वीना सिंह शेखावत। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बार बार अपने बेटे की तस्वीर को देखकर एक ही सवाल दोहरा रही थी, राज, तू हमें छोड़कर कैसे चला गया? क्यों चला गया? बगल में उनके पति और राजवीर के पिता चेतन सिंह शेखावत बैठे थे, लेकिन अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर उनका दर्द भी बाहर आ गया और वो कांपती आवाज में बोले, हमारा बेटा अब नहीं लौटेगा वीना। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी एक गुस्से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी, ये कैसी बात बोल रहे हैं आप पापा? वो भी भैया के लिए? वो कहीं नहीं गए, वो जरूर वापस आएंगे। वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमें रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, और वैसे भी उन्हें हमारे लिए नहीं तो अयान के लिए तो आना ही होगा। अभी तो उन्होंने उसे चलता हुआ भी नहीं देखा। अपनी बेटी मेघा की ऐसी बातें सुनकर चेतन का दिल बैठने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बिखरते हुए परिवार को कैसे संभाले।
चेतन ने मेघा को झकझोर कर उसका यकीन तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मेघा, तेरा भाई मर चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मेघा ने चेतन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, शायद भरोसे और उम्मीद की। क्या वाकई राजवीर चला गया है, या फिर कहीं कोई राज है, कोई अधूरा मिशन? क्या नैना का विश्वास वक्त की जंग जीत पाएगा? क्या नैना अपना किया वादा निभा पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको, एपिसोड 2। मेघा ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी एक आवाज उसके कान में पड़ी। दीदी, आप आ गई? भैया से बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? कब आएंगे वो? उस आवाज को सुनकर मेघा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने देखा कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसका छोटा भाई अयान जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देख रहा था। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अयान के सवाल का क्या जवाब दे। राजवीर के बारे में सच बताकर वो उसकी हेल्थ के साथ और रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए बहाना बनाते हुए बोली, वो भैया का फोन नहीं लग रहा था तो बात नहीं हो पाई। अयान का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर फिर भी अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी मिशन पर हो। वैसे अच्छा ही है, अगर वो कुछ और दिन बाद आए तब तक मैं और ठीक हो जाऊंगा और उन्हें चौंका दूंगा, और क्या पता तब तक मैं दोबारा से चलने भी लगूं। मेघा अयान की बातें सुनकर और उसकी आंखों का विश्वास देखकर मन ही मन रो रही थी, पर अपने दिल को मजबूत करके अपनी भावनाओं को अयान के सामने बाहर नहीं आने देना चाहती थी। तभी अयान बोला, आप देखना दीदी, जब मैं चलने लगूंगा ना, तब मैं भैया की तरह ही आर्मी ऑफिसर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। अयान की मासूमियत में कही हुई बात से ही मेघा का दर्द गुस्से के रूप में बाहर आने लगा और वो गुस्से में कांपते हुए उस पर चिल्ला पड़ी, खबरदार जो आज के बाद कभी आर्मी में जाने की बात अपनी जबान पर भी लाई तो। और क्या करोगे तुम वहां जाकर? सेना अब देशभक्तों की नहीं रही, वहां अब सच्चे लोगों को गद्दार और झूठों को ईमानदार कहा जाता है। तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे, पर तुम्हें वहां गद्दार की उपाधि से नवाजा जाएगा, इसलिए ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? अयान मेघा का गुस्सा देखकर डर से सिहर उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज से पहले मेघा ने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं करी थी, और आज भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो मेघा उस पर इस तरह से चिल्ला पड़ी। वही मेघा कुछ शांत हुई और उसकी नज़र रोते हुए अयान पर पड़ी। उसे तुरंत अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने अगले ही पल अयान को गले लगा लिया और दुखी होते हुए बोली, आई एम सॉरी अयान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अयान ने मेघा के आंसू पोंछे और घबराते हुए उससे पूछा, दीदी, भैया ठीक तो है ना? अयान के पूछे गए सवाल से मेघा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए अयान से कहा, भैया को क्या होगा, वो एकदम ठीक है, वो इतने बहादुर हैं, भला उन्हें कुछ हो सकता है क्या? मेघा की बात सुनकर अयान के चेहरे से चिंता दूर हुई और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड भैया ठीक है, वरना आपकी बात सुनकर तो मैं डर ही गया था। मेघा ने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, सॉरी अयान, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत दांव पर नहीं लगा सकती। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अपने एक भाई से तो दूर हूँ, अब किसी भी वजह से दूसरे से भी नहीं होना चाहती। मेघा ने अयान की नज़रों से बचकर अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिन शांति से बीत गए थे। आज हुड्डा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था, तो नैना और बाकी के दोस्त उसे लेने हॉस्पिटल गए थे। सभी हुड्डा को ठीक देखकर खुश थे, पर नैना एकदम चुप थी।
नैना को ऐसे चुप देखकर हुड्डा बोला, फूलन तू इतनी चुप क्यों है, कुछ तो बोल। हुड्डा की बात सुनकर पूजा से रहा नहीं गया और वो दुखी होते हुए बोली, जानती हूँ नैना, जिससे तेरा कनेक्शन जुड़ना था वो अब आउट ऑफ रीच हो गया है, पर तू कब तक ऐसे साइलेंट मोड पर रहेगी, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तभी अली भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाया और बोला, हमने अपने कैप्टन राजवीर को खोया है, लेकिन हम सब आज भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, इसलिए खुद को कभी अकेला मत महसूस कीजिएगा। अली की बात सुनकर यूडी बोला, यस डूड, डोंट फॉरगेट कि तेरे दोस्त अब भी तेरे साथ हैं और अभी तेरे अकेले का मिशन नहीं है, बल्कि हम सबका भी है। हमने भी अपने मेंटर, अपने टीचर कम फ्रेंड कैप्टन राजवीर को खोया है। आलेख चुप खड़ा उन सब की बातें सुनता रहा और फिर बोला, अभी क्या तुम लोग हॉस्पिटल ये सब बातें करोगे? हमें हुड्डा को लेकर एकेडमी भी पहुंचना है, इसलिए बातें बंद करो और चलो। कुछ ही देर में वो लोग हुड्डा को डिस्चार्ज करवाकर वापस एकेडमी ले आए। हुड्डा चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र कैप्टन राजवीर के रूम की तरफ पड़ी। रूम को देखते ही हुड्डा की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो वक्त याद आने लगा जो उन लोगों ने कैप्टन राजवीर के साथ बिताया था। हुड्डा को इमोशनल होता देख अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हुड्डा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और बोला, यार रसूल, मैं ज़िंदगी की सारी शर्तें हारने को तैयार हूँ अगर कोई ये कह दे कि कैप्टन राजवीर जिंदा है। सभी की आंखें भर आईं, पर तभी एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वेलकम बैक कैडेट्स, या यूँ कहूँ ट्रेटर्स। उनके सामने मेजर भार्गव मेजर नायर के साथ खड़े थे। मेजर भार्गव को देखकर वो लोग चौंक गए। मेजर भार्गव एक कुटिल मुस्कान के साथ उनके पास आकर बोले, क्या हुआ कैडेट्स, मुझे देखकर हैरान हो गए? पर अब तुम लोगों ने इतने कारनामे जो किए हुए हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे तो आना ही था। बाय द वे, हाउ इज़ योर हेल्थ कैडेट हुड्डा? एनीवेज, डजंट मैटर्स। मैं यहाँ एक खास काम के लिए आया हूँ। आप 6 कैडेट्स ने बिना पूछे एकेडमी से बाहर जाकर जो न सिर्फ रूल्स तोड़े बल्कि एक गद्दार की भागने में भी मदद करी, उसके लिए आप 6 कैडेट्स को 3 महीने के लिए डिटेंशन रूम में भेजा जाता है। मेजर भार्गव की बातें सुनकर 6 कैडेट्स चौंक गए, पर कोई बोला नहीं, जिसे देखकर मेजर भार्गव बोले, क्या हुआ कैप्टन राजवीर के होनहार कैडेट्स, आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लेट मी गेस, तुम्हारे कैप्टन यहाँ नहीं है इसलिए? वैसे मानना पड़ेगा, कैप्टन राजवीर ने अपने कैडेट्स को भी अपनी ही तरह बना दिया, गद्दार। मेजर भार्गव की बातों से हुड्डा और आलेख का गुस्सा उबाल खा रहा था, लेकिन पूजा और यूडी ने किसी तरह उन्हें रोक लिया, पर नैना एकदम चुपचाप खड़ी थी। तभी मेजर नायर बोले, कैडेट्स, आधे घंटे के अंदर डिटेंशन रूम में आ जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मेजर भार्गव भी वहाँ से जाने लगे, पर तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, आई एम सॉरी सर। वो आवाज़ नैना की थी। नैना की बात सुनकर सब सन्न रह गए। मेजर भार्गव उसकी बात सुनकर रुक गए और उसके पास आकर बोले, कैडेट नैना सिंह आलूवालिया, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नैना ने हाँ में सर हिलाया और बोली, यस सर, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मैं हर बात पर ओवर रिएक्ट कर रही थी। भैया के लिए लड़ते लड़ते मैं कैप्टन राजवीर को भी खो बैठी, पर अब इस जंग को मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ। अब मुझ में इस सिस्टम से लड़ने की और ताकत नहीं है और ना ही अब किसी और अपने को खोने की हिम्मत है। मैं बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहती हूँ और एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। वहीं मेजर भार्गव को भी बहुत हैरानी हुई, पर फिर उन्होंने एक कड़वी मुस्कान के साथ उससे पूछा, तो आज तुम मानती हो कि तुम्हारा भाई गद्दार था? नैना ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस के साथ कहा, जी सर, मैं मानती हूँ। मेजर भार्गव फिर बोले, तो क्या तुम मानती हो कि कैप्टन राजवीर गद्दार थे? एक बार फिर नैना ने अपना मन कड़ा करते हुए कहा, जी सर, मैं मानती हूँ। नैना की बात सुनकर मेजर भार्गव बोले, गुड, सज़ा पूरी होने के बाद तुम अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर सकती हो, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। नैना ने मेजर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानती हूँ सर। मेजर भार्गव वहाँ से चले गए।
मेजर भार्गव के जाते ही हुड्डा बोला, फूलन, ये तूने मेजर भार्गव से क्या कहा? नैना ने एक सीधे शब्दों में कहा, वही जो तुमने सुना। अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी है। ये कहकर नैना वहाँ से चली गई। नैना के इस बदले बर्ताव से सब हैरान थे, सिवाय आलेख के। वो उसके पीछे गया। नैना अपने कमरे की खिड़की के पास गुमसुम खड़ी थी। आलेख उसके पास गया और बोला, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है नैना? आलेख की बात सुनकर नैना उसे देखकर बोली, वही जो मैंने बाहर कहा था। जिसे सुनकर आलेख बोला, एड़ा समझा है क्या आप उनको? तू झिकने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से है। अब सीधे सीधे सच बता और अब बात घुमाने की कोशिश मत करना। नैना ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। उसने अलमारी खोली और कुछ बाहर निकाला। क्या था वो? क्या नैना सच में झुक गई थी या किसी बड़े प्लान की शुरुआत थी? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही किसी और सीरियल की कहानी को आप दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसे भी बनाने की कोशिश करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको, एपिसोड 3। नैना ने अपने कमरे की वार्डरोब खोली और उसमें से एक डायरी निकालकर आलेख की तरफ बढ़ा दी। डायरी को हाथ में लेकर आलेख ने नैना की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आलेख की आंखों में सवाल देखकर नैना बोली, ये कैप्टन राजवीर की डायरी है। ये सुनकर आलेख चौंकते हुए बोला, कैप्टन राजवीर की डायरी? ये तुझे कहाँ से मिली? तब तक बाकी सब भी वहां आ गए और उन दोनों की बात सुनने लगी। नैना चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर आलेख ने एक बार फिर से उससे डायरी के बारे में पूछा। नैना ने एक गहरी सांस ली और बोला, कल रात लाइट्स ऑफ होने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं कैप्टन राजवीर के कमरे में गई थी। नैना को कल की रात याद आ गई जब वो सबकी नजरों से बचकर कैप्टन राजवीर के कमरे में गई थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा। तलाशी हो जाने के बाद राजवीर का सारा सामान पैक कर दिया गया था ताकि वो उनके घर भिजवाया जा सके। ये देखकर नैना खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं रोते हुए बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, आप कहाँ हैं सर? हर दिन टूट रही हूँ मैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ वापस आ जाइए। वो राजवीर के सामान को स्पर्श करने लगी, तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। नैना ने उसे उठाया और खोलकर देखा। उसे देखकर नैना बोली, यह तो कैप्टन राजवीर की पर्सनल डायरी लग रही है। वो उसे खोलकर देखने लगी, तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई और वो डायरी लेकर छुप गई। नैना को महसूस हुआ कि कोई राजवीर के कमरे के बाहर से गुजरा है। नैना मौका देखकर कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, पर तभी उसके मन में आया कि आखिर इतनी रात को कौन था जो इस वक्त उस कमरे के बाहर से गुजरा था। उसे कुछ शक सा हुआ और वो दोबारा से कैप्टन राजवीर के रूम के बाहर पहुंची और उसने सोचा कि जो भी होगा दोबारा से यहीं से गुजरेगा। नैना वहीं छुपकर इंतजार करने लगी, पर जब कुछ देर तक वहां कोई नहीं आया तो वो वापस अपने रूम में जाने लगी। पर तभी उसे दोबारा से किसी के वहां आने का एहसास हुआ और वो चौकन्ना हो गई और छुपकर देखने लगी। उसने वहां मेजर नायर को आते देखा। इस वक्त मेजर नायर को देखकर नैना को थोड़ी हैरानी हुई और उसने मन में सोचा कि मेजर नायर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। मेजर नायर उस वक्त दबी आवाज में किसी से बात कर रहे थे। नैना सोच में पड़ गई। तभी नायर कैप्टन राजवीर के कमरे के बाहर आकर रुका और फोन पर बोला,
सर, आपने जिस आदमी के आने के बारे में बताया था वो तो आया ही नहीं। मैंने एकेडमी के बाहर उसका काफ़ी देर इंतज़ार भी किया। मेजर नायर की बात सुनकर उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। उस आदमी को एक ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ गया, जो तुमसे मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी था। उस आदमी की बात सुनकर नायर चुप हो गया। वहीं नैना छुपकर नायर की बातें सुन रही थी और सोच में पड़ रही थी कि आखिर मेजर नायर किससे बात कर रहे हैं। तभी नायर बोला, वैसे सर, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। आपके कहे मुताबिक कैप्टन मारा गया। हमने उसे झूठे केस में फंसा दिया, जबकि कर्नल शक्ति चंद्रा को आपने मरवाया था और उसकी जीप पर भी बॉम्ब आपने ही फेंकवाया था। मेजर नायर की बात सुनकर नैना हैरान रह गई और ये जानने के लिए उसका मन बेचैन होने लगा कि इस पूरे खेल के पीछे आखिर है कौन। तभी मेजर नायर बोले, अब हमें कोई खतरा नहीं है सर। मेजर नायर की बात सुनकर वो आदमी बोला, हाँ, अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे उन आधा दर्जन कैडेट्स का डर है, खासकर कैडेट नैना सिंह का। उस आदमी की बात सुनकर एक पल के लिए मेजर नायर के चेहरे पर चिंता की झलक दिखी, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोले, डोंट वरी सर, जिसके भरोसे वो लड़ रही थी, यानी कि कैप्टन राजवीर, अब वो ही नहीं है तो वो अकेली क्या कर लेगी। आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेजर नायर की बात सुनकर वो आदमी बोला, होप सो मेजर कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, वरना उन कैडेट्स को मरवाने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम चांस नहीं लेते। उस आदमी की बात सुनकर मेजर नायर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी लाला साहब। मेजर नायर के आखिरी शब्दों ने नैना को चौंका दिया। नैना की बात सुनकर कमरे में मौजूद उसकी बातें सुन रहे उसके दोस्त भी चौंक गए। तभी आलेख बोला, तो तेरा मतलब है कि इस सब के पीछे लाला गहलोत है? आलेख की बात सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी हुड्डा एक उलझन के साथ बोला, लेकिन लाला गहलोत तो सर के मेंटोर थे ना, कितना मानते थे वो उन्हें। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, नैना ने गुस्से से कहा। नैना की बात सुनकर अली बोला, तो फिर अब आगे क्या करना है? अली की बात सुनकर नैना बोली, फिलहाल जब तक कोई सबूत नहीं है हमारे पास, तब तक हमें उन लोगों को ये यकीन दिलाना है कि हमने हार मान ली है, और इसके लिए हम डिटेंशन रूम में कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और वैसे भी जब तक हम कैडेट्स हैं, हमारे पास ना तो कोई पावर है और ना कोई सपोर्ट सिस्टम। हमें हमारे एग्जाम्स तक बहुत संभल कर रहना पड़ेगा और बहुत सावधानी से जितनी भी प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं करने होंगे, लेकिन किसी की नज़र में आए बिना। इस बार हमारे पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना ही होगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं, पर तभी आलेख उससे राजवीर की डायरी के बारे में पूछता है कि इस डायरी में क्या है। आलेख की बात सुनकर नैना ने उसे बताया कि वो कैप्टन राजवीर की पर्सनल डायरी है और इसमें उनकी फैमिली के बारे में है। नैना ने सबको बताया कि वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन हैं। कुछ देर रुककर वो बोली, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो, जिससे मैं केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकूँ और उनकी फैमिली से भी मिल सकूँ। आलेख उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि कोई दरवाजे के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। एक घने जंगल के बीचों बीच हम एक छोटा सा घर देखते हैं, जहाँ एक लड़का लेटा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वो अपने पास रखा फोन उठाता है, तभी वहां कोई आता है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजवीर की फैमिली की हालत अच्छी नहीं थी, खासकर अयान की। वो बार बार अपने भैया के बारे में पूछता, लेकिन सब टाल देते या झूठ बोल देते। उसकी वजह से घर में कोई राजवीर के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाता था और न ही अपना दुख दिखा पाता था, जिस वजह से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। सभी बहुत परेशान थे।
दूसरी तरफ केएमए में कैडेट्स की सज़ा शुरू हो गई और तय किए मुताबिक किसी ने कोई भी हरकत नहीं करी। पहले तो मेजर नायर और मेजर भार्गव को कुछ गड़बड़ लगी और उन पर वो चौकन्नी नज़र बनाए रहे, पर किसी तरह की कोई गतिविधि ना होते देख धीरे धीरे उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई कुछ नहीं करेगा और वो थोड़ा निश्चिंत हो गए। नैना और बाकी सभी ने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था। देखते देखते 3 महीने बीत गए और उनकी सज़ा खत्म हो गई और सभी एग्जाम्स की तैयारी में लग गए, खासकर नैना, क्योंकि उसने कैप्टन सर से वादा किया था कि वो एकेडमी की बेस्ट कैडेट बनकर दिखाएगी। सभी ने अच्छे से अपने पेपर दिए और अब सभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ मौका ढूंढ रहे थे किसी क्लू के हाथ लगने का। एक दिन किसी काम से मेजर नायर को एकेडमी से बाहर जाना पड़ा। यही वो मौका था जिसकी तलाश नैना और उसके दोस्तों को थी। वो लोग मौका देखकर उसी रात मेजर नायर के ऑफिस में घुस गए। यूडी और पूजा दरवाजे पर खड़े निगरानी कर रहे थे और बाकी सभी टॉर्च की रोशनी में ऑफिस चेक कर रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें नायर के ऑफिस में कुछ नहीं मिला, जिससे वो निराश हो गए और वहाँ से जाने लगे। तभी नैना जल्दी में केबिन में रखी बुक शेल्फ से टकरा गई और कुछ बुक जमीन पर गिर गई, जिसे देख हुड्डा हड़बड़ाते हुए बोला, संभल कर फूलन, अगर किसी को भनक भी लग गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी बुक्स को दोबारा शेल्फ में रखने लगे। तभी नैना की नज़र एक पतले से फोल्डर पर गई जो एक बुक के अंदर से गिरा था। उसे देखकर नैना को कुछ अजीब लगा और उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ पेपर्स फोल्ड किए हुए रखे थे। नैना ने जब उन पेपर्स को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई आम पेपर्स नहीं थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और कुछ डील के पेपर्स थे। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो उन डील के पेपर्स थे जो लाला ने की थी, जो गैर कानूनी थी और देशद्रोह भी था। वहाँ से उन्हें पता चला कि लाला की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ नवीन और राजवीर के केस में नहीं, बल्कि और भी कई गलत कामों में है। लाला ने इंडिया की राइवल कंट्रीज की कुछ टेररिस्ट ग्रुप से डील करी हुई थी और वो उन्हें यहाँ के वेपन्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजता था। नैना ने अपने दोस्तों को भी वो पेपर्स दिखाए, जिसे देखकर अली ने कहा, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि लाला गहलोत की डील के पेपर्स यहाँ कैसे हैं। ये तो उनके पास होने चाहिए। अली की बात सुनकर नैना बोली, अली लाला एक बड़ी हस्ती है, मंत्रियों के साथ उठना बैठना उसका रोज का काम है। ऐसे लोगों पर सभी की नज़र रहती है और खतरा भी कि कहीं कोई भी ऐसी चीज़ किसी के हाथ ना लग जाए, इसलिए केकेएन उसे सबसे सेफ जगह लगी इन पेपर्स को रखने की। सभी को नैना की बात में दम लगी। नैना ने जल्दी उन पेपर्स को माइक्रो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया और सब कुछ वापस से बिल्कुल ठीक ठाक करके वो लोग मेजर नायर के ऑफिस से बाहर निकल गए। इन दिनों लाला गहलोत अक्सर एकेडमी आने लगा। वो नैना और बाकी कैडेट्स से हमदर्दी जताता था, जिससे उन लोगों का खून खौल जाया करता था, पर फिर भी वो लोग कुछ कहते नहीं थे। लाला के साथ उनकी बेटी शेरी भी एकेडमी आया करती थी। वो एक रिपोर्टर थी, लेकिन अपने पापा से बिल्कुल अलग। उसकी एकेडमी में सबसे दोस्ती हो गई थी। पहले तो नैना और उसके दोस्त शेरी से कटे कटे रहते थे, पर कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आ गया कि वो एक अच्छी इंसान है। उनके रिजल्ट से एक दिन पहले लाला एकेडमी आया हुआ था। उसने नैना को अपने केबिन में बुलाया। नैना उसकी केबिन में आ गई, जिसे देखकर लाला बोला, नैना बेटा, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। तुम हमारे बेटे समान राजवीर की स्टूडेंट हो। वो तुम पर बहुत भरोसा करता था। अगर आज वो यहाँ होता तो तुम्हें एक सिपाही बनता देख बहुत खुश होता। लाला ने उदासी से कहा, पर नैना को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था लाला का नाटक देख देख कर, और उसके लिए खुद पर काबू कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ एक ऑर्डरली आया और उसने लाला को बताया कि ब्रिगेडियर चंदोक उनसे मिलना चाहते हैं। लाला ने हाँ में सर हिलाया और नैना को एक मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। नैना भी केबिन से बाहर जाने लगी, तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। लाला जल्दी में अपना फ़ोन वहीं भूल गया था। नैना ने तुरंत उसका फ़ोन उठाया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक वहाँ शेरी आ गई और उसने नैना को ऐसा करते देख लिया। नैना को इस तरह वहाँ देखकर वो शॉक हो गई और उसके पास आकर बोली, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो और पापा का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? शेरी की बात सुनकर नैना बोली,
वो सर अपना फ़ोन केबिन में भूल गए थे, तो मैं बस उन्हें ये फ़ोन वापस देने जा रही थी। नैना की बात सुनकर शेरी थोड़ा गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो नैना, मैंने खुद तुम्हें पापा का फ़ोन खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। प्लीज़ सच सच बताओ, वरना मुझे पापा को बताना पड़ेगा। नैना ने शेरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर शेरी बोली, ठीक है, तो मैं अभी जाकर पापा को इस बारे में बताती हूँ। ये कहकर शेरी वहाँ से जाने लगी। तभी नैना उसे रोकते हुए बोली, रुको शेरी, कुछ भी करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो करना है कर लेना। नैना शेरी को अपने रूम में ले गई। बाकी सब भी वहाँ आ गए और उन्होंने रूम लॉक कर लिया। ये देखकर शेरी बोली, बोलो क्या कहना चाहती हूँ। नैना ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। शेरी, तुम्हारे पापा देशद्रोही हैं। नैना की बात सुनकर शेरी को गुस्सा आ गया और वो बोली, नैना तुम होश में तो हो, ज़बान संभाल कर बात करो। शेरी को इस तरह से गुस्सा होता देख बुड्ढा उसे शांत करते हुए बोला, शेरी एक बार फूलन की बात तो सुन लो, फिर कहना कुछ। नैना ने शेरी को नवीन की मौत से लेकर राजवीर के एक्सीडेंट तक की सारी कहानी बताई। इतना ही नहीं, नैना ने शेरी को यह भी बताया कि लाला कैसे राइवल कंट्रीज से पैसे लेकर यहाँ के वेपन्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्हें बेचता है और यहाँ पर होने वाली कई हमलों में उसका हाथ है। शेरी अपने पिता की सच्चाई सुनकर हिल गई और वहीं बैठ गई। शेरी की ऐसी हालत देखकर नैना उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ ये सब जानकर तुम बहुत हर्ट हुई है शेरी, लेकिन यही सच है। तुम्हारे पापा की वजह से न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां उजड़ गईं और आगे उन्हें रोका नहीं गया तो न जाने कितने और उजड़ जाएंगी। तुम उनकी बेटी हो, लेकिन इतने दिनों में मैं ये तो समझ गई हूँ कि तुम अपने पापा जैसी नहीं हो। तुम्हें सही और गलत की पहचान है। तुम खुद भी तो एक रिपोर्टर हो। तुम्हारा फ़र्ज़ भी तो सच को बाहर लाना है, और फ़र्ज़ न सही होता है न गलत, फ़र्ज़ होता है। आज तुम एक ऐसी जगह खड़ी हो जहाँ से तुम्हें किसी एक रास्ते को चुनना होगा। बताओ, तुम एक बेटी बनकर अपने पापा को बचाओगी या अपने प्रोफेशन और इस देश की नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हुए एक देशद्रोही को सज़ा दिलवाओगी। शेरी कुछ देर वैसी ही बैठी रही और फिर अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। क्या होगा शेरी का फैसला? क्या वो नैना का साथ देगी या फिर अपने पिता को बचाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको, एपिसोड 4। शेरी ने नैना और बाकी सबकी तरफ देखा। सभी के चेहरों पर एक शिकन थी, ये सोच कर कि शेरी का क्या फैसला होगा। शेरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करी और एक गहरी सांस ली, मानो अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा कर रही हो, और फिर नैना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम सबके साथ हूँ। शेरी की आवाज़ में एक तेज, एक विश्वास था जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को महसूस हो रहा था। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई और नैना ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू शेरी, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। शेरी अपने आंसू पोंछते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू की क्या बात है नैना, अगर मैं अपनी भावनाओं पर काबू ना कर पाती तो गलत होता। सबके साथ और मेरे खुद के साथ भी, गुनहगार को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। ये बोलते हुए शेरी का गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ मौजूद सब लोग उसके मन का हाल, उसकी दुविधा समझ रहे थे। उन सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। शेरी को रोता देख नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी शेरी रोते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है नैना? जिंदगी हमारे सामने ऐसे हालात क्यों बना देती है जहाँ दिल और दिमाग एक साथ नहीं हो सकते? दिल की सुनो तो फर्ज से चूकते हो और दिमाग की सुनो तो दिल टूट जाता है। नैना की आंखें भी भर आईं और वो बोली, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। खैर, शेरी ने खुद को संभाला
और उन सबसे वादा किया कि वो इस लड़ाई में उनका साथ देगी। फिर उनसे पूछा कि आगे क्या करना है। नैना ने उसे बताया कि 2 महीने बाद उन सबकी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ जाएंगे। उन लोगों ने कल रिजल्ट्स आने के बाद दिल्ली जाने का सोचा है। वहीं जाकर वो लोग आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। नैना ने उसे मेजर नायर के ऑफिस से मिले कॉन्ट्रैक्ट्स और डील के पेपर्स के बारे में भी बताया और कहा कि उनके पास लाला के खिलाफ सबूत तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि वो नवीन और कैप्टन राजवीर को बेगुनाह साबित कर सकें और लाला को उसकी गुनाहों की सजा दिलवा सकें। लाला एक बहुत पावरफुल आदमी था जिसके लिए इन सबूतों से निपटना बहुत आसान था। नैना ने शरी से लाला के ऊपर नजर रखने को कहा ताकि उनका पक्ष मजबूत हो सके। शरी ने नैना को भरोसा दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी और लाला के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में उनकी मदद करेगी। उन लोगों से वादा करके शरी वहां से चली गई। अगली सुबह एकेडमी में हर तरफ चहल पहल थी। सभी के चेहरों पर उत्साह और डर दोनों के भाव दिख रहे थे। आखिर आज उनका रिजल्ट जो आने वाला था। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर चंदोक वहां आए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि सालों बाद इस एकेडमी से इतना अच्छा बैच पास आउट होकर निकलेगा। बेस्ट कैडेट का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा, पर मेरी नज़र में आप सब बेस्ट हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। तो बात करते हैं इस साल के बेस्ट कैडेट के अवार्ड की। इस साल बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला है कैडेट नैना सिंह आलूवालिया को और उन्हें अपने एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। ये सुनते ही नैना और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नैना ब्रिगेडियर चंदोक के पास पहुंची और उसे सोर्ड ऑफ ऑनर मिली। नैना सेरेमनी खत्म होने के बाद सोर्ड ऑफ ऑनर लेकर अपने दोस्तों के पास आने लगी। तभी उसके पास कैप्टन अभिमन्यु आए और बोले, कंग्रेचुलेशंस नैना। नैना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो अपनी नज़र फेरते हुए बोली, थैंक यू सर। नैना की बेरुखी देखकर अभिमन्यु दुखी हो गया और बोला, नैना, हम जानते हैं कि तुम और बाकी सारे कैडेट्स हमसे नाराज़ हो, लेकिन यकीन मानो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे दिल पर क्या बीती थी जब हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त राज के साथ गलत हुआ था। अरे हमारे दिल से पूछो कि हम पर क्या बीतती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों दोस्त हमसे जुदा हो गए, और वो भी ऐसे हालातों में, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। नवीन के परिवार का हाल तो हम देख ही रहे हैं, पता नहीं राज का परिवार किस हालात में होगा। राज के परिवार के बारे में अभिमन्यु के मुंह से सुनकर नैना बोली, आप कैप्टन राजवीर की फैमिली को जानते हैं? नैना की बात सुनकर अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और उसे बताया कि एकेडमी से निकलने के बाद नवीन और वो दिल्ली गए थे, तब राज के परिवार के साथ ही रुके थे। वो उसके परिवार को अच्छे से जानते हैं। नैना सोच में पड़ गई। तभी अभिमन्यु बोला, नैना, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग एक बार हमारी सिचुएशन को भी समझो। नैना ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अभिमन्यु दुखी मन से बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही देर में नैना और उसके दोस्त एकेडमी से निकलने के लिए तैयार थे। नैना ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, आज एकेडमी से निकलते ही हम जंग का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें हमें किसी भी हाल में जीतना है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और इस देश के सिपाही होने के नाते। सभी ने नैना की बात का समर्थन किया। उन सबके चेहरों पर एक विश्वास था। तभी नैना को कुछ याद आया और वो बोली, तुम सब चलो, मैं अभी आती हूँ। उसे अचानक से जाते देख यूडी ने उससे उसकी वजह पूछी, पर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। नैना कैप्टन राजवीर के कमरे के पास गई, जहाँ अब ताला लग चुका था। वो कमरे के बाहर खड़ी हो गई और इससे राज की कई बातें याद आने लगी। सिपाही अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ता है, क्योंकि जब तक वो एक सांस बाकी रहती है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है, और जब तक उम्मीद जिंदा रहती है सिपाही जंग नहीं छोड़ा करते। राजवीर की कही बात याद करके नैना बोली, सर, आपकी इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी भी। इतना ही नहीं,
मैं आपको भी वापस ले आऊंगी। नैना वापस जाने लगती है और एकेडमी को देखने लगती है। नैना जिधर देखती है उसे राज के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। एकेडमी का पहला दिन, राज का उसे डांस सिखाना, साड़ी वाला पल, पॉइंट 1857 पर उनका साथ जाना, सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। नैना अपने आंसू पोंछती है और बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ शरी के मन में एक उथल पुथल चल रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पिता उसके आदर्श थे, जिन्हें वो इतना प्यार करती है, वो ऐसे हो सकते हैं। वो बेचैन होकर लाला के कमरे में जाती है। लाला उस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर शरी कमरे के बाहर छुप गई और उसकी बातें सुनने लगी। लाला उस वक्त फ़ोन पर बात करते हुए बोला, अब हमें कोई भी इस दुनिया पर राज करने से नहीं रोक सकता, और अब तो वो कैडेट्स भी एकेडमी छोड़कर जा चुके हैं नायर। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से नायर बोला, ये बात तो आपने सही कही सर, सरदर्द बन गए थे वो 6 कैडेट्स। खैर आज आखिर उनसे पीछा छूट ही गया। नायर की बात सुनकर लाला मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ खुद से ही छूट गया, वरना मजबूरन हमें उन्हें भी नवीन और राजवीर के पास पहुंचाना पड़ता। नायर, हम नवीन और राजवीर को भी मारना नहीं चाहते थे, हमारे बेटे जैसे थे वो, पर कई बार वार्निंग देने के बाद भी जब वो हमारे रास्ते से नहीं हटे तो हमें ना चाहते हुए भी उन्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ा। शरी बाहर खड़ी लाला की बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। आज उसने अपनी आंखों से अपने पिता का घिनौना चेहरा देख लिया था, जो शायद वो कभी नहीं देखना चाहती थी। तभी नायर लाला से बोला, मैं आपकी बात समझ गया सर, पर एक बात मेरे मन में आ रही है, अगर कभी आपके रास्ते में आपका कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तब आप क्या करेंगे? नायर की बात सुनकर लाला को गुस्सा आ गया और वो एक सख्त आवाज़ में बोला, नायर, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा कोई अपना कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो उसे हमारे रास्ते से हटना होगा। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाला की बात सुनकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसे हो सकते हैं। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी और बोली, नैना, तुमने सही कहा था, ये इंसान नहीं है, कातिल हैं, और इन्हें सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने जज्बातों को बीच में नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ वो सब लोग दिल्ली में यूडी के घर पहुंच गए। वहीं राजवीर के घर पर मेघा अपनी माँ की तबीयत को लेकर परेशान थी और उसी परेशानी में वो बोली, माँ प्लीज़ अपना ध्यान रखो, भैया तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब अगर आप भी इस तरह से करोगी तो हम कैसे जिएंगे। वीना ने हाँ में सर हिलाया और मेघा वहाँ से जाने लगी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर अयान खड़ा था, जिसने सब सुन लिया था। मेघा उसे देखकर घबरा गई और उसकी तरफ बढ़ी, पर वो रोते हुए गुस्से से वहाँ से चला गया और किसी से भी मिलने से मना कर दिया। मेघा भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कैप्टन राजवीर के घर का एड्रेस पता करके नैना उनके घर पहुंची। तभी उसके कानों में मेघा की आवाज़ पड़ी, जो अपने पिता से बात कर रही थी। पापा, अयान दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। कल रात से जब से उसने भैया वाली बात सुनी है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मेघा की बात सुनकर मिस्टर शेखावत परेशान हो गए, पर फिर भी मेघा को ढांढस बंधाते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, अयान ठीक हो जाएगा। राज के बारे में जानकर उसे सदमा लगा है, इससे उबरने के लिए उसे थोड़ा वक्त दो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अयान के पास। ये कहकर मिस्टर शेखावत और मेघा अयान के कमरे की तरफ चले गए। नैना दरवाजे पर खड़ी उनकी बात सुन रही थी। वो दुखी मन से वहां से बाहर आ गई और खुद से बोली, कैप्टन राजवीर के परिवार की ऐसी हालत, सब इतने परेशान और दुखी हैं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। भले ही इस वक्त उनका बेटा उनके पास नहीं है, लेकिन मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। ये सोचकर नैना ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया।
अगले दिन मेघा राज की तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो उसकी तस्वीर देखकर बोली, भैया आप कहाँ हो? देख रहे हैं ना घर की हालत कैसी हो गई है। अयान की हालत देखी है आपने? उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता था ना, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ ठीक कर दे, जो आपको वापस ले आए? कोई तो होगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। दूसरी तरफ उसी जंगल के बीचों बीच बने उस घर में दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक वो जख्मी आदमी था। दूसरे आदमी ने उस जख्मी आदमी से पूछा, कैसे हो? उस आदमी की बात सुनकर जख्मी आदमी बोला, ठीक हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो आज। तभी उसकी बात काटते हुए दूसरा आदमी बोला, हम कैसे ना होते? हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारे बीच चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो जाएं, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे, है ना राज? वो कैप्टन राजवीर थे और उनके सामने कैप्टन अभिमन्यु खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गले लग गए। कैप्टन राजवीर की जीप तो ब्लास्ट हो गई थी, तो आज वो यहाँ कैसे? अगर वो जिंदा हैं तो नैना और बाकी सबसे मिलने क्यों नहीं आए? और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ कैसे? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते रहिए जहाँ है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।